हेलो दोस्तों, जैसे कि आज का टॉपिक क्लास 12th के लिए और विलियन, जो कि हम इसमें कुछ बेसिकली कुछ बता चुके हैं। ठीक है, बेसिक तौर पे विलियन किसे कहते हैं डिफिनीशन बता चुके हैं। आई मीन उसका हल्का सा रिवीजन करेंगे, इसके बाद डायरेक्ट चलेंगे टॉपिक पर। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता, नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता। ठीक है, किसे कहते हैं सब चीज, मतलब मेन मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आज की क्लास में भाई कवर होगा, जो आप लोग 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। जैसे कि हम लोग पढ़े थे विलियन किसे कहते हैं। ठीक, एक क्लास अपलोड है, अपलोड कर चुके हैं हम यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। विलियन किसे कहते हैं, तो आप सिंपल क्या लिखवाए थे इसका डिफिनेशन की ऐसा। ठीक है, विलियन जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। ठीक ठीक है, विलियन आपसे कोई पूछे विलियन किसे कहते हैं, आप सिंपल कहिए कि ये एक समांगी मिश्रण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। जैसे कोई पूछे समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो हम डिफिनेशन में देखे थे समांगी मिश्रण में कि ऐसा मिश्रण जिसमें विलय तथा विलायक के कण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे हमें दो वर्ड इसमें यूज किया गया है समांगी मिश्रण में, विलय और विलायक। विलय किसे कहते हैं, सिंपल हम बता दें कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है ना, उसे हम विलय कहते हैं, और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। ठीक, विलय का एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे चीनी था, नमक था, ये सब क्या था, विलय थे। और विलायक के एग्जाम्पल में जो इंपॉर्टेंट था वो क्या था, जल था अपना, आई मीन वाटर। ठीक है, तो चलते हैं जस्ट आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले इसके आगे जस्ट। ठीक है, जिस टॉपिक का नाम है सांद्रता। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग सांद्रता और सांद्रता की यूनिट मतलब मात्रा है जो सांद्रता को व्यक्त करते हैं, वैसे वैसे मात्रा के बारे में हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे, जैसे कि नॉर्मलता होती है, मोलरता होती है। चलें स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। यदि आप नोट्स यदि नहीं बनाए हैं तो भाई हम यही कहेंगे कि आप नोट्स बना लें, कहेंगे यहाँ से क्लास 12 का क्लास कंटिन्यू रहेगा। पूरा विलियन खत्म होगा, इसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक, इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके जितना लेसन है पूरा क्लास 12 का हम केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा। ठीक, जैसे कि हम लोग विलियन तो देख लिए थे, आज का क्लास सांद्रता से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेडिंग क्या है नेक्स्ट, सांद्रता, सांद्रता। ठीक है, सांद्रता किसे कहते हैं, और तो कोई पूछ दे सांद्रता किसे कहते हैं, तो आप सिंपल डिफिनेशन बताइएगा कि इकाई आयतन में उपस्थित विलय की जो मात्रा होती है ना, विलयन की सांद्रता कहलाती है। आई मीन पूरा टॉपिक नाम है विलयन की सांद्रता। अब तो कोई पूछे विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं, तो आप सिंपल कहिएगा कि इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता का। तो कहने का मतलब यह है कि 1 लीटर विलयन में, ठीक है, 1 लीटर विलयन में जितना विलय उपस्थित होगा, ठीक, वही उसकी क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। सिंपल डिफिनेशन है भाई। तो क्या लिखेंगे, इसका डिफिनेशन लिखते हैं फिर। आप क्या लिखेंगे, इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन में उपस्थित, ठीक है, आयतन, इकाई आयतन में उपस्थित इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा ही, विलय की मात्रा ही क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। वो बस इतना ही डिफिनेशन में लिखना है समझ। कोई पूछे तो इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा ही विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। ठीक है, सिंपल इतना ही आप बताएंगे। आगे आ जाए, फार्मूला क्या होता है, सांद्रता बराबर क्या होता है, फार्मूला इसका सांद्रता बराबर होता है विलय का भार, विलय का भार, विलय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, सिंपल बताइएगा, विलय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये आपका जो है ना, ये वाला भाई ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे याद कर लीजिए। जब भी आपसे पूछेगा सांद्रता का फार्मूला बताओ, तो आप सिंपल कहिएगा कि विलय का भार ग्राम में और विलयन का आयतन लीटर में। सिंपल कुछ पॉइंट इसमें लिख लें नोट करके। जैसे में सांद्रता जो होता है ना, सांद्रता, सांद्रता को, ठीक है, सांद्रता को C से या
बहुत जगह एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, आई मीन लिखते हैं, सांद्रता को सी या एस। सी मतलब कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन का अर्थ होता है क्या, सांद्रता होता है, ठीक। और एस से भी लिखते हैं इसे। और देखिए यदि, देखिए ये फार्मूला यदि ग्राम में यदि हो, विलय यदि ग्राम में इसकी मात्रा दी हुई है तो भाई ये फार्मूला लगेगा। यदि आपसे कोई कह दे कि सांद्रता यदि ग्राम में नहीं दी हुई है, मतलब विलय की सांद्रता जो है वो ग्राम में नहीं दी हुई है, तो सांद्रता का फार्मूला क्या बनेगा, मतलब आई मीन यदि विलय का जो भार है वो ग्राम में दिया, सांद्रता में नहीं, आई मीन विलय का जो भार है वो ग्राम में ना दिया हुआ, जैसे कि मिलीग्राम ऐसे करके कुछ दे दे, ठीक है, तो हमेशा 1000 से क्या किया जाएगा, गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। तो सिंपल ये फार्मूला होता है, इसे हम एस से लिखते हैं और ये विलय के भार को स्मॉल डब्ल्यू से लिखा जाता है। इसका शॉर्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है। और चीज लिख लें, इसमें क्या एक आया विलय का भार, तो विलय का जहां जहां भार दिखाई देगा ना हमें, ठीक है, विलय का भार जहां जहां विलय का भार दिखाई देगा वहां पर हम स्मॉल डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सिंपल बात। और ये क्या है, विलयन की सांद्रता को हम हमेशा, विलयन की सांद्रता को ना, विलयन की ये क्या है, आयतन, सांद्रता को तो एस से डिनोट करते हैं, आयतन है, विलयन की आयतन को हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे, आई मीन लिखेंगे भी से लिखेंगे, ठीक है, प्रदर्शित करेंगे भी से। तो आप देख सकते हैं शॉर्ट में इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो सी बना तो सी बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे में भी हो जाएगा, ठीक है, ये फार्मूला, ठीक। यदि आपको कह रहे आयतन यदि लीटर में ना हो, ठीक है, हाँ आई मीन यहाँ पर हल्का सा मिस, यदि आयतन लीटर में ना हो, ठीक है, तो यहाँ आप नोट करके लिख सकते हैं, ये करके नोट यहाँ पर, यदि क्या लिखेंगे, आयतन लीटर में ना हो, यदि आयतन आई मीन आयतन लीटर में ना हो, लीटर में ना हो, यदि आयतन लीटर में ना हो, तब जो सांद्रता का सूत्र होता है ना, तब सांद्रता जो होता है, सांद्रता, इसका फार्मूला होता है C इक्वल टू, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू बटे में भी इंटू में 1000। याद रखिएगा ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल एकदम बनता है, ठीक है, आई मीन इस पर न्यूमेरिकल ज्यादा आता है। तो देखिए इतना ही सांद्रता है, ठीक है, आप लोग अच्छे से उतार लीजिए डिफिनेशन। अब आगे चलेंगे क्या, सांद्रता को व्यक्त करने की मात्राएं, ठीक है, क्या क्या इनकी यूनिटें होती हैं, सांद्रता को जो व्यक्त की जाती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके बाद उसका डिफिनेशन देखेंगे एक एक करके। तब तक आप लोग उतार लें। तो ठीक है, फिर मिटाते हैं इसे, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग क्या बनाएंगे, सांद्रता को व्यक्त करने की मात्रा है, ठीक है, यूनिट। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे भाई, वाकई में लाजवाब मजा आने वाला है आप लोग को। अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग बनाइएगा क्या, सांद्रता को, सांद्रता को व्यक्त करने के लिए मात्राएं, करने के लिए मात्राएं, सांद्रता को व्यक्त करने के लिए मात्राएं, कौन कौन मात्राएं होती है, दो मात्राएं होती है, एक होती है भौतिक मात्राएं, ठीक है, भौतिक मात्राएं या भौतिक मात्रा भी कह सकते हैं आप। दूसरी जो होती है वो क्या होती है, रासायनिक, रासायनिक मात्रा, ठीक है, भौतिक मात्रा, दूसरी क्या होती है, रासायनिक मात्रा। तो देखिए भौतिक मात्रा में सांद्रता को हमेशा ग्राम प्रति लीटर से व्यक्त करते हैं, ग्राम प्रति लीटर, ठीक है, सांद्रता की जो मात्रक होती है वो ग्राम प्रति लीटर ही होती है, ठीक है, और ठीक है, सिंपल। और इधर रासायनिक मात्रा जो होती है भाई, रासायनिक मात्रक होती है, भौतिक मात्रक, मात्रक लिख दे, भौतिक मात्रक और रासायनिक मात्रक, ठीक है। तो भौतिक मात्रक ग्राम प्रति लीटर होता है और रासायनिक मात्रक में होते हैं क्या, इसमें 3 होती है, 3 क्या 4 होती है,
4 अब 11 में एक फॉर्मलता नाम था, पढ़े होंगे शायद। इसमें पहला जो आता था नॉर्मलता आता था, नॉर्मलता। दूसरा जो था वो था क्या, मोलरता, ठीक है। और तीसरा जो था वो मोललता था, क्या था, मोललता, ठीक है। और चौथा जो था वो फॉर्मलता था। पहला जो था वो नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, फॉर्मलता, जिसमें हम लोग ये 3 के बारे में पढ़ेंगे और ये 11 में पढ़ चुके थे, इसका कोई काम नहीं है खास, ये इस चैप्टर में है नहीं। और ग्राम प्रति लीटर जो है भाई ये भी नहीं पढ़ना, हमें रासायनिक मात्रा, रसायन विज्ञान की रासायनिक मात्रा के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग हम लोग बनाएंगे क्या, नॉर्मलता किसे कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलता चलते हैं, यहां से उठाते हैं हेडिंग क्या, पहला पहले नॉर्मलता खत्म करेंगे, इसके बाद मोलरता खत्म करेंगे, इसके बाद मोललता खत्म करेंगे, इसके बाद सब के सब एक्स वाई जेड करके सब चीज खत्म होगा, ठीक है। हम लोग बने रहे, सिंपल क्या है, नॉर्मलता, हेडिंग बना ले, नॉर्मलता, ठीक है। नॉर्मलता किसे कहते हैं, सिंपल। नॉर्मलता है क्या, आपसे कोई पूछ दे नॉर्मलता किसे कहते हैं, सिंपल। आपसे कोई भी पूछे कि नॉर्मलता किसे कहते हैं, तो आप सिंपल डेफिनेशन बताइएगा कि किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित, लिखते हैं फिर, ठीक है। किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित, विलियन के 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर में उपस्थित, 1 लीटर में उपस्थित, ठीक है। किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, सिंपल डिफिनेशन है, ठीक है। किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, संख्या ही क्या कहलाती है, संख्या ही नॉर्मलता कहलाती है, आई मीन विलियन की नॉर्मलता कहलाती है, ठीक है, नॉर्मलता कहलाती है। सिंपल आप क्या बोलेंगे, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, सिंपल आप क्या बताएंगे, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही नॉर्मलता कहलाती है, सिंपल, ठीक है। नॉर्मलता को हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, लिखते हैं यहां पर डायरेक्ट नोट करके क्या लिखेंगे, नॉर्मलता को, नॉर्मलता को कैपिटल एन, ठीक है, कैपिटल एन से लिखते हैं, से लिखते हैं, लिखते हैं नॉर्मलता को कैपिटल एन से क्या करते हैं, लिखते हैं। अच्छा इसका फार्मूला क्या होता है, तो नॉर्मलता बराबर जो होता है लिख ले, नॉर्मलता बराबर, ठीक है, विलय का भार, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार, ठीक है, विलय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार सबका बटे, ठीक है, सबका बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। ये जो होता है भाई फार्मूला होता है। कोई आपसे पूछ दे कि नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है, तो आप सिंपल बताइएगा, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार और सबका बटे में विलियन का आयतन लीटर में होता है, ठीक है। डिफिनेशन ये रहा, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित, ठीक है, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलियन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। और नॉर्मलता को एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता का फार्मूला कोई पूछ दे तो बताइएगा, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार और बटे में विलियन का आयतन लीटर में होता है, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि यदि आयतन लीटर में ना हो तो वो भी फार्मूला लिख ले। अच्छा इसका शॉर्ट फार्मूला क्या होता है, ये मिटा दे, हो ही गया होगा, मिटा दे रहे हैं ये, सिंपल देखें नॉर्मलता के बारे में। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिनोट करें, मतलब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एन बराबर
आपसे हम बताए थे विलय के भार को हम क्या लिखेंगे, स्मॉल डब्ल्यू बटे, याद रखिएगा विलय का जो तुल्यांकी भार होता है ना, तुल्यांकी भार को हमेशा ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल ई से, ऐसे कैपिटल ई से। अब बटे विलियन का आयतन जो होता है ना लीटर में, हमेशा भी से डिनोट करते हैं, तो ये फार्मूला बनेगा नॉर्मलता का, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एन इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बटे ई, सबके बटे में बी होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज नोट करके जरूर लिख दें, यदि आयतन लीटर में ना हो, ठीक है, यदि आयतन लीटर में ना हो, लीटर में ना हो, यदि आयतन लीटर में ना हो तब, यदि आयतन लीटर में ना हो तब सूत्र क्या बनेगा, तब सूत्र लिख लें यहाँ पे, तब सूत्र जो बनेगा एन बटे ना, एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे में ई और सबके बटे में भी गुणे क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। हमेशा 1000 से गुणा कर देंगे, कब करेंगे, जब लीटर में आयतन नहीं होगा, ठीक है, आयतन लीटर में नहीं होगा तब हमेशा 1000 से क्या किया जाएगा, गुणा। यदि आयतन लीटर में हुआ तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लिखेंगे और डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन को आसानी से आंसर ला देंगे ये वाला फार्मूला लगा के। यदि आयतन लीटर में नहीं हुआ, जैसे मिलीलीटर में हुआ आयतन, तो भाई यहाँ पर काम करना पड़ेगा, ये 1000 से गुणा करना पड़ेगा। जहां स्मॉल डब्ल्यू जो है विलय का भार है, ई तुल्यांकी भार है। हल्का सा तुल्यांकी भार में हम जिक्र करें, ठीक है, तुल्यांकी भार होता क्या है, तो चलते हैं फिर ये सब मिटा के इसके बाद डायरेक्ट तुल्यांकी भार में हम बता दें कैसे कैसे तुल्यांकी भार निकाला जाता है। तुल्यांकी भार जो होता है अम्ल का निकाला जाता है, क्षार का निकाला जाता है, लवण का निकाला जाता है, ठीक है। तो अम्ल रहेगा तो इसके लिए कैसे तुल्यांकी भार का फार्मूला लिखेंगे, क्षार रहेगा तो कैसे क्या करेंगे, सब चीज एक्स वाई जेड देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सब उतार लें, ठीक। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, तुल्यांकी भार को अच्छे से डिफाइन करेंगे, इसके बाद मोलरता पे आएंगे, फिर मोलरता, इसके बाद चलेंगे आगे जस्ट मोल प्रवास की तरफ, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। तो यहाँ से विलियन अब कंटिन्यू चलेगा, आप लोग उतारते रहे, अभी तक नहीं पढ़े हैं तो नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। हमेशा ये क्लास कंटिन्यू रहेगी एएनएस ऑनलाइन क्लासेस पे, ठीक है। जाके अच्छे से पढ़िएगा और नोट्स प्रॉपर बनाइएगा भाई। इसके बाद एक साल बाद जो पेपर होने वाला है 2027 में, उसका परिणाम देखिएगा, अच्छे से बस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यदि जो पढ़ाया जा रहा है यदि अच्छे से याद हो गया तो भाई लिख के दे सकते हैं कि आपका जो नंबर आएगा ना केमिस्ट्री में, खास करके क्लास 12 के लिए, वो 90 पार ही जाएगा भाई। पूरा जितना पढ़ाया जाएगा केवल याद कर, देखिए भाई उतना बड़ा बड़ा डिफिनीशन नहीं है, बहुत छोटा छोटा डिफिनीशन लिखवाते हैं और याद करने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, इजिली याद हो जाएगा। लेकिन यदि आप लोग बस इतना ही कहेंगे, आप लोग बने रहिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। विलियन चैप्टर जैसे 2-3 चैप्टर खत्म करेंगे ना, अपने आप को खुद से इति कीजिएगा, ठीक है, तुलना कीजिएगा। तकरीबन 2-3 महीने पहले आप लोग कैसे थे, अब क्या हो गए हैं, खुद पता चल जाएगा। बस आप लोग याद करते रहिएगा, जो जो चीज पढ़ाया जा रहा है लिख के याद कीजिएगा। ये ना कि आइंस्टीन तो भाई है नहीं आप, ठीक है, क्योंकि आप ये ना देखें कि सरसरी निगाह से देखने भाई याद हो गया, ऐसे नहीं होता है याद। जब तक प्रॉपर तरीका से आप नोट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है, और बैठ के याद नहीं करेंगे इसे लिख लिख कर, तब तक भाई ये याद होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं फिर आगे, जस्ट तुल्यांकी भार के बारे में हल्का सा जिक्र करें। तुल्यांकी भार अम्ल का निकाला जाता है, कैसे कैसे निकाला जाता है। आप लोग 2 चीज अम्ल और क्षार के बारे में केवल तुल्यांकी भार में पढ़ लीजिए, सब निपट जाएंगे, ठीक है। आए तुल्यांकी भार के बारे में हम बता दें। जैसे अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार पूछता है, और दूसरा जो है क्षार का तुल्यांकी भार। ये दोनों के बारे में जिक्र करें, केवल आप इस चीज 2 पर जो है ना भाई फोकस कर लीजिए, आप लोग कर लेंगे जहां तक उम्मीद है, ठीक है। क्षार का तुल्यांकी भार, 2 चीज आप लोग कमांड कर लीजिए, क्षार का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार, ठीक है। क्षार का तुल्यांकी भार, देखिए तुल्यांकी भार सिंपल क्या होता है, जो पदार्थ दिया रहेगा ना उसका आप लोग अणु भार निकालिएगा। यदि वे पदार्थ यदि अम्ल हुआ, समझिएगा भाई, यदि वे पदार्थ अम्ल हुआ तो हाइड्रोजन की संख्या से आप भाग लगा दीजिएगा, सिंपल तुल्यांकी भार निकालने के लिए। और यदि वो क्षार हुआ तो OH की जो संख्या होगी ना उसे भार लगा दीजिएगा अणु भार में। किसी में अणु भार में तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, तो तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे में। यदि अम्ल हुआ तो
H आयन से भाई भाग लगाना है हाइड्रोजन आयन की संख्या से, और क्षार हुआ तो OH आयन की संख्या से। जैसे हम अभी जस्ट बता रहे हैं, जैसे अम्ल का तुल्यांकी भार आपसे कोई पूछे तो सिंपल आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सिंपल अम्ल में उपस्थित, ठीक है, अम्ल में उपस्थित, अम्ल में उपस्थित H आयन की संख्या, H आयन, इसको भाई ब्रेक ऐसे सर्किल में ले लीजिएगा बेहतर रहेगा। अम्ल में उपस्थित H आयन की संख्या, ठीक है, अम्ल में उपस्थित H आयन की संख्या अम्ल में उपस्थित H आयन की संख्या से, ठीक है, संख्या से अणु भार में, अणु भार में भाग करना, ठीक है, भाग देना, भाग देना में भाग देना अम्ल का तुल्यांकी भार कहलाता है, अम्ल का तुल्यांकी भार कहलाता है, सिंपल भार कहलाता है, अम्ल का तुल्यांकी भार कहलाता है। जैसे में आपके सामने यदि हम देते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें, सबके एग्जांपल देंगे भाई। जैसे आपसे कोई पूछ दे क्या, जैसे कि आपसे कोई कह दे कि HCl का तुल्यांकी भार बताओ, HCl का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, HCl का तुल्यांकी भार क्या होगा, ठीक है, HCl का तुल्यांकी भार क्या होगा। तो सबसे पहली बात, तुल्यांकी भार जब भी निकालेंगे तो अम्ल में उपस्थित H आयन की संख्या से अणु भार में आपको क्या करना है, भाग देना। तो सबसे पहली बात इसके अणु भार निकाले, ठीक है, पहले फार्मूला यहाँ पे लिख दें तुल्यांकी भार का, ठीक है, फार्मूला हम यहाँ पे लिख दें, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर जो होता है ना, अम्ल का ऐसे कह सकते हैं, तुल्यांकी भार को तू भार कह सकते हैं, तू भार बराबर होता है अणु भार, अणु भार बटे में क्षारकता होता है, ठीक है, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणु भार बटे में अम्लता, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणु भार बटे में क्षारकता होता है, ठीक है। ठीक है, अब अम्लता क्या होता है, क्षारकता क्या होता है, सिंपल बात याद रखिएगा, ये बात बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर हल्का सा बेसिक थोड़ा सा मिस हो रहा है फार्मूला में, ठीक है। जैसे HCl का तुल्यांकी भार आपसे कोई पूछ दे तो अम्लता का अर्थ क्या होता है, ठीक है, क्षार में उपस्थित OH आयनों की संख्या अम्लता कहलाती है, और क्षारकता कोई पूछे ना तो अम्ल में उपस्थित H आयनों की संख्या क्षारकता कहलाती है, ठीक है। तो अम्ल के तुल्यांकी भार पूछा है ना, तो यहां पर आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ठीक है, क्षारकता लिखेंगे, ठीक है, क्षारकता। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अम्ल का जब भी तुल्यांकी भार पूछेगा तो अब लिखिएगा कि अणु भार बटे में क्षारकता, ठीक है। क्षारकता क्या होता है, H आयनों की संख्या, अम्ल में उपस्थित H आयनों की संख्या क्या कहलाती है भाई, क्षारकता कहलाती है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है। जैसे अम्ल का तुल्यांकी भार आप क्या निकालेंगे, तो अम्ल में उपस्थित H आयन की संख्या में अणु भार में, ठीक है, संख्या से अणु भार में भाग देना अम्ल का तुल्यांकी भार कहलाता है, सिंपल। जैसे HCl का तुल्यांकी भार निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे में क्या होता है, क्षारकता। अच्छा, क्षारकता होता क्या है, ठीक है, सिंपल याद रखिए, ये क्षारकता ज्यादा उपस्थित है, क्षारकता जो होता है ना यही होता है, इतना को हम क्षारकता कहते हैं, ठीक है। किसमें, अम्ल में उपस्थित H आयनों की संख्या जो होती है ना, ये पूरी लाइन जो होती है ना, ये पूरी लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, सिंपल इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, क्षारकता कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है अम्ल में उपस्थित H आयनों की जो संख्या होती है वही क्षारकता कहलाती है। अब आ जाए डायरेक्ट हम चलते हैं, ये फार्मूला यूज करेंगे, यही फार्मूला होता है अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए। जैसे में HCl का तुल्यांकी भार पूछा, सबसे पहली बात अणु भार किसे कहते हैं, अणु भार यहाँ पे समझने वाला है, तो परमाणु भार को जोड़ करना हम हमेशा क्या निकालते हैं, अणु भार निकालते हैं। तो यहाँ पे हम बता दें अणु भार के बारे में, हल्का सा अणु भार के बारे में बने रहिएगा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है भाई, है कि यहाँ से न्यूमेरिकल एकदम बनता है, न्यूमेरिकल, ठीक है। अणु भार बराबर जो होता है ना, परमाणु भार को जोड़कर, ठीक है, परमाणु भार को जोड़कर भार को
जोड़कर अणु भार निकालते हैं, अणु भार निकालते हैं। ठीक है, परमाणु भार को जोड़कर क्या निकाला जाता है, अणु भार निकाल। जैसे में कैसे परमाणु भार, तो देखिए जैसे 3Li6 ऐसे लिखा जाता है, Li मतलब लिथियम। तो इसका जो ये वाला होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये 3 जो होता है, ये परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक। और जो ऊपर जो ये वाला रहता है ना, इसी को हम कहते हैं परमाणु भार, परमाणु भार। तो आप इसको जोड़ेंगे, इसको, ठीक है, जो ऊपर जो बैठा है इसको। तो सिंपल देखिए, हाइड्रोजन का जो होता है ना, हाइड्रोजन को ऐसे लिखा जाता है 1H1। इसका परमाणु भार हाइड्रोजन का क्या हुआ, 1। अच्छा, HCl को कैसे लिखा जाता है, ये Cl को कैसे लिखा जाता है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक तो 17 होता है और इसका परमाणु भार होता है 35.5 होता है। भाई देख ले, सिंपल 35.5, क्लोरीन का 35.5 होता है। सिंपल हम कैसे निकालेंगे, अणु भार पहले निकाल लें। तो इसका अणु भार कैसे निकलेगा, लिखेंगे अणु भार किसका, HCl का। HCl का अणु भार जो निकलेगा ना, तो सिंपल हाइड्रोजन का 1 है और प्लस क्लोरीन के क्या है, HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो इन दोनों का अणु भार, ये परमाणु भार को जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और इसका Cl का परमाणु भार कितना हो गया, 35.5। यहां लिखेंगे 35.5। ठीक है, अब डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे, जैसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 36.5। मतलब HCl का अणु भार कितना निकल गया है, 36.5। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, 36.5 निकल के आया ना यहाँ पे। अब इसका देखिए क्षारकता निकाले। क्षारकता क्या होता है, अम्ल में उपस्थित H आयन की संख्या, क्योंकि क्षारकता ही से तो भाग देना है ना भाई। अम्ल का तुल्यांक बाहर निकालेंगे तो अणु भार बटे में क्या होता है, क्षारकता। ये फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां देखिए डायरेक्ट ये तो निकाल गया अणु भार, लिख दिया अणु भार, क्षारकता बटे में क्षारकता। क्षारकता भाई कहां से लगाएंगे, तो देखिए HCl की क्षारकता, HCl की क्षारकता की हम बातें करेंगे तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, इसकी क्षारकता जरा बता दें, HCl की क्षारकता। तो HCl में कितना हाइड्रोजन आयन है, आप देखिए, मतलब हाइड्रोजन आयन का मतलब हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है इसमें HCl में। तो HCl में एक ही ना हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 1। जितना हाइड्रोजन रहेगा वही इसकी क्या कहलाएगी, क्षारकता कहलाएगा। तो एक ही हाइड्रोजन है तो 1 लिखेंगे। अब डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इसका क्या तुल्यांकी भार निकालना है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, अणु भार। अणु भार कितना है, 36.5। अब बटे में इसकी क्षारकता कितनी है, ये 1। अब जब इसे काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 36.5। यही अपना क्या है, आंसर है। देख सकते हैं ऐसे तुल्यांकी भार निकाला जाता है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो और बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक हम इसको मिटा दें, इसके बाद क्षार की तुल्यांकी भार के बारे में देख लेंगे लोग। सिंपल देख ले, और एग्जाम्पल ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए और एग्जाम्पल। जैसे में आपके सामने हम कह दें H2SO4 का तुल्यांकी भार बता दें। क्या बता दें, तुल्यांकी भार। ठीक है, तुल्यांकी भार H2SO4 का तुल्यांकी भार, ये आप निकाल ले। इसके बाद घर के लिए हम काम देंगे भाई तुल्यांकी भार पे। देखिए सिंपल, H2SO4 का तुल्यांकी भार कैसे निकालेगा, देखिए सिंपल। सबसे पहली बात, तुल्यांकी भार, इसके तुल्यांकी भार हमें निकालना है। तो ये एक प्रकार का अम्ल है, H2SO4 क्या है, अम्ल है। तो जब ये अम्ल है तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणु भार बटे में क्षारकता। तो अच्छा, इसका अणु भार पहले निकाल ले। अणु भार भाई, इसका अणु भार कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 2 से इसमें गुणा करेंगे तो इसका 2 निकल जाएगा, प्लस सल्फर का होता है परमाणु क्रमांक 16 होता है, और 16 का 2 गुना करेंगे ना तो परमाणु भार निकलता है। 16 दुना कितना हो जाएगा, 32। सल्फर का जो होता है, मतलब इसका जो होता है ये 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है भाई वो 16 होता है। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो आप हमेशा क्या करिएगा, प्लस लगा के 16 में 4 से आप क्या कीजिएगा, गुणा कीजिएगा। तो अणु भार कितना निकल के आ जाएगा, देख लें। तो 2 प्लस 32 है तो 32 प्लस 16 का टेबल आप 4 बार पढ़िएगा, ये 16 है। ठीक है, 16 के टेबल आप 4 बार पढ़ेंगे तो 16 चौके कितना होता है, 64। आप यहाँ पे 64 लिख दीजिएगा। ठीक है, सिंपल। अब देखिए यहाँ से दोनों, अब सबको ऐड कर लीजिए। तो 4 2 6 2 8, 8 हो जाएगा, और 6 3 9, आई मीन 98 आया। अणु भार कितना आया, 98। ठीक, अच्छा अब इसकी क्षारकता जरा बता दे, क्षारकता कितनी होगी। क्षारकता मतलब H2SO4 में H2SO4 की क्षारकता कितनी होगी भाई, अम्ल क्षारकता की जरूरत पड़ेगा ना। अम्ल का तुल्यांकी भार जब भी निकालेंगे तो अणु भार बटे क्या किया जाता है, क्षारकता से भाग दिया जाता है। तो इसकी क्षारकता चाहिए ना, H2SO4 की क्षारकता कितनी होगी।
तो देखिए सिंपल, क्षारकता उसे कहते हैं कि कितना अम्ल में उपस्थित H आयन की संख्या, कितना इसमें हाइड्रोजन आयन है, तो H कितना है 2, H के जस्ट पास में क्या लिखा है 2 लिखा है ना, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, तो इसकी क्षारकता भी कितनी हो जाएगी 2। याद रखिए जितना हाइड्रोजन रहेगा वही उसकी क्षारकता कहलाती है, सिंपल। अब देखिए डायरेक्ट अब भाग देते हैं, यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, अणु भार होता है, अणु भार का मान कितना आया 98 आया, अब बटे क्षारकता कितना आया 2। अब जैसे कटाएंगे ना तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 49 जो होगा ये आंसर हो जाएगा, H2SO4 का तुल्यांक बार 49 होगा। सिंपल ऐसे ही करना है। यदि आपको समझ में आया होगा तो आप लोग के लिए घर से काम है, आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है। HNO3 का तुल्यांक भार कितना होगा, ठीक है, तुल्यांक भार सिंपल HNO3 ऐसे ही करना है, ठीक है। और तीसरी बात ये कि CH3COOH का तुल्यांक भार भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग जहां तक उम्मीद है आप लोग कंफ्यूज हो गए, इसका तुल्यांक भार आप लोग जरूर बताइए कमेंट में कितना होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लड़के गलती करते हैं और जहां तक उम्मीद है आप लोग भी गलती करेंगे यहाँ पर, तो अच्छे से कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं क्षार की तुल्यांक भार कैसे निकाला जाता है, तब तक आप लोग इसे उतार लें। तो चलते हैं फिर इसे मिटाकर नेक्स्ट क्षार की तुल्यांक भार कैसे निकाला जाता है वो बताते हैं, और उस पर भी कुछ काम देंगे, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। ये वीडियो भाई थोड़ा सा लेंदी होगा, अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं। जब तक ये आप लोग नहीं पढ़ेंगे ना भाई, न्यूमेरिकल विलियन चैप्टर का न्यूमेरिकल आप लोग से हल होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से भाई तुल्यांकी भार पे कमांड जबरदस्त एकदम बनाइएगा, नहीं तो ये भाई चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। न्यूमेरिकल में आप लोग फंसेंगे, कहाँ जाके फंसते हैं आप लोग, हम बता दे रहे हैं, तुल्यांकी भार निकालने में आप फंसेंगे, अणु भार निकालने में आप लोग फंसेंगे, ठीक है। तो अच्छे से याद कीजिएगा, जैसे निकाले हैं वैसे ही निकालना है। जो काम भी दिए जरूर बताइएगा कमेंट में इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। चलते हैं फिर क्षार का तुल्यांकी भार की तरफ, ठीक है। क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, देखिए सिंपल फार्मूला लिखेंगे, क्षार का तुल्यांकी भार, या ऐसे चले पूरा लिख दें, तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार। देखिए कैसे निकाला जाता है, फार्मूला क्या होता है, क्षार का तुल्यांकी भार होता है अणु भार, सिंपल अणु भार बटे में अम्लता होता है, क्या होता है अम्लता। क्षार का तुल्यांकी भार जब भी निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है अणु भार बटे में अम्लता। आप इस पर फोकस कीजिएगा भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पहले बता दे रहे हैं। क्षार का तुल्यांकी भार जब भी पूछेगा तो फार्मूला याद रखिएगा अणु भार बटे में अम्लता। अच्छा अम्लता क्या होता है, तो क्षार में उपस्थित OH आयनों की संख्या जो होती है ना वो अम्लता कहलाती है। सिंपल डिफिनीशन है, लिख सकते हैं यहाँ पर, इसके बाद यही लिख दे रहे हैं ताकि एग्जाम्पल देखने में मजा आएगा। जैसे कि ये अम्लता कोई पूछे कि अम्लता किसे कहते हैं, तो आप इसका डिफिनीशन लिख ले। अम्लता बेसिकली होता क्या है, अम्लता क्षार में उपस्थित, क्या लिखेंगे, क्षार में उपस्थित OH आयनों की संख्या, OH आयनों की संख्या या OH की संख्या, सिंपल कहते हैं OH आयनों की संख्या अम्लता कहलाती है। सिंपल बस इतना ही कहलाता है, ठीक है। चले डायरेक्ट एग्जांपल में चलते हैं। अणु भार तो भाई आप जानते ही हैं, जैसे कि हम आपके सामने हम लिख दे रहे हैं कुछ एग्जांपल, जैसे कि पहला एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ क्षार ही रहेगा इतना याद रखिएगा। जैसे कि आपके सामने हम लिख दें यहाँ पर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की तुल्यांकी भार बताओ। NaOH की तुल्यांकी भार मतलब 2 बार, मतलब इसी को तुल्यांकी भार कहते हैं, ठीक है, 2 बार जिसे कहते हैं। NaOH की तुल्यांकी भार कैसे हो जाएगा, सबसे पहली बात अणु भार,
NaOH की अणु भार निकाले फिर अम्लता निकालिएगा। देखिए कैसे, इसका अणु भार क्या होगा पहले ये बताएं। अणु भार, अणु भार कैसे निकालेंगे आपको मालूम है, सोडियम जो होता है ऐसे लिखा जाता है 11 सोडियम और यहाँ पर 23 होता है, ठीक है। तो इसका अणु भार कितना, ये परमाणु भार कितना है, परमाणु भार को जोड़कर अणु भार निकाला जाता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 23 प्लस, ठीक है, अणु भार निकाल रहे हैं तो 23 हो जाएगा, सोडियम एक ही है तो 23 हो जाएगा। ऑक्सीजन का अणु भार, ये परमाणु भार कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन एक ही है तो 16 ही होगा। हाइड्रोजन का क्या होता है, देखो ऑक्सीजन ऐसे लिखा जाता है 8 और 16, तो ये परमाणु भार होता है, इसको लेना है। अणु भार निकालने के लिए हमेशा परमाणु भार को लेना है, इसको ना 16 हो गया। हाइड्रोजन कैसे लिखा जाता है 1H1, ये बदलता नहीं है भाई, अब ये नहीं कि परमाणु भार बदल नहीं बदलेगा भाई, याद रख लीजिएगा यही होगा, ठीक है। 16 और 1, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 1, अब इसको ऐड कर देंगे डायरेक्ट, तो 6 3 9 एक कितना हो जाएगा 10 के 0 और 2 1 3 1 4 40, मतलब इसका अणु भार कितना निकल के आया, NaOH का अणु भार कितना निकल के आया 40, ठीक है। अच्छा इसकी क्षारकता बता दो अब हमें, क्षारकता कितना हो जाएगा, क्षारकता, तो क्षारकता की जब बातें करेंगे सिंपल, तो क्षारकता NaOH में क्षारकता, ये क्षारकता कर रहे हैं, क्षारकता तो अम्ल में होता है ना, ये अम्लता बताएगा क्या, सॉरी अम्लता हो गया यहाँ पर, ठीक है। अम्लता कितना हो जाएगा जरा बताएं सिंपल, देखें यहाँ पर अम्लता की जब बात है, अम्लता क्या होता है, क्षार में उपस्थित OH आयनों की संख्या ही क्या कहलाती है, अम्लता कहलाती है। अच्छा इसमें बताओ, इसमें OH आयनों की संख्या कितनी है, मतलब OH की संख्या कितनी है, एक OH के आयन की संख्या कितनी है, एक क्या है ना भाई, OH2 रहता है, OH ट्वाइस रहता है तो हम 2 कहते हैं, OH थ्राइस रहता है 3 कहते हैं, यहाँ पे OH की संख्या कितनी है, एक ही है, इसकी अम्लता कितनी हो जाएगी 1, सिंपल, इसकी अम्लता कितनी हो जाएगी 1। आपको कुछ नहीं करना है, भाग दे दीजिएगा, अणु भार कितना आया है 40, कहेंगे फार्मूला अणु भार बटे में अम्लता, अम्लता कितना आया है 1, ये है अम्लता, ये है अणु भार, डायरेक्ट भाग दे दे 1 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 40 ही आ जाएगी, मतलब NaOH की तुल्यांकी भार हमेशा कितनी होती है 40, ऐसे निकाला जाता है भाई, देख ले अच्छे से, यदि अच्छे से यदि याद हो गया हो तो कुछ काम दे दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग करके आइएगा, जैसे कि नहीं तो वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा यदि हम बताने लगे तो, आप लोगों के लिए काम दे दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब KOH का तुल्यांकी भार बताइएगा, ठीक है 2 बार, नेक्स्ट CaOH का ट्वाइस का बताइएगा तुल्यांकी भार, ठीक है। इसके बाद MgOH ट्वाइस का तुल्यांकी भार जरूर बताइएगा, ठीक है। ये आप लोग के लिए काम है, KOH का तुल्यांकी भार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार, यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार बताना है। ईमानदारी से भाई इसका आंसर जरूर बताइएगा कि इसका तुल्यांकी भार क्या होगा, कहेंगे ये सब के सब क्षार है, फार्मूला यही लगेगा, अम्लता की बात की जाएगी, क्षार में उपस्थित OH आयनों की संख्या, देखिए इसमें अम्लता 2 है, इसमें अम्लता 2 है, इसमें अम्लता क्या है 1 है, इतना हिंट दे दिए, आप लोग बस अणु भार निकाल के भाग दे दीजिएगा, सिंपल, ठीक है। तो अब उतार ले, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है मोलरता, ठीक है, आप लोग उतार ले। चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं, सिंपल देखें, आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है क्या, ठीक, मोलरता। नॉर्मलता भाई इतना ही पूछता है, ठीक है, मोलरता पे चले, न्यूमेरिकल भी कराएंगे, पहले ये चैप्टर पहले खत्म हो जाए, इसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे, इसमें आप लोग बने रहिएगा बस, ठीक है। मोलरता, ठीक है, नेक्स्ट मोलरता, मोलरता होता क्या है, ठीक है, इसका डिफिनेशन देखिए, मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता आपसे कोई पूछे तो सिंपल बताइएगा कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, क्या बोलेंगे, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है, ठीक है। विलयन की मोलरता हेडिंग है, हम केवल मोलरता लिखें, आप लोग विलयन आगे जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मोलरता केवल समझे। मोलरता उसे कहते हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, क्या चीज, विलय की मोलों की संख्या
विलयन की मोलरता कहलाती है। तो डिफिनेशन लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे, किसी विलयन के किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित 1 लीटर में उपस्थित किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, सिंपल क्या लिखेंगे, विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, विलयन की मोलरता कहलाती है। सिंपल, बस इतना ही डिफिनेशन आप लोग लिख दीजिएगा। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, यहाँ पे विलय है, ठीक है, विलय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक, सिंपल देखें, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, मोलरता बराबर जो होता है ना भाई, मोलरता बराबर, ठीक है, मोलरता बराबर जो होता है विलय की मोलों की संख्या, या सिंपल विलय की मोलों की संख्या विलय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ये फार्मूला है, सिंपल, ये आपका क्या है, फार्मूला है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा और याद भी करने की कोशिश कीजिएगा भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, मोलरता को किसे लिखते हैं, तो मोलरता को कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम से, ठीक है, कैपिटल एम से, कैपिटल एम है, ठीक है, अब कंफ्यूज मत होइए, कैपिटल एम से लिखते हैं, कैपिटल एम से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका शॉर्ट फार्मूला क्या होता है, सिंपल, मोलों की संख्या को स्मॉल एन से लिखते हैं, याद रखिएगा। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, कैपिटल एम बराबर, इसको हम लिखते हैं एन, मोलों की संख्या को हम क्या लिखते हैं, एन, आयतन को लिखते हैं भी से। तो ये फार्मूला बनेगा, कैपिटल एम बराबर स्मॉल एन बटे में भी क्या आयतन है, जहां पर लिख ले, जहां एम क्या है, ये एम मोलरता है, एन क्या है, मोलरता है, ठीक, एन क्या है, मोलों की संख्या, ठीक है, या सिंपल लिखे मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या, ओके, और भी क्या है, भी आयतन है, भी क्या है, आयतन है भाई। बस इतना चीज आप लोग याद कर लें, सिंपल। एक चीज याद रखिएगा, एन की जगह जो मोलों की संख्या होती है ना, एन बराबर जो होता है, ठीक है, याद रखिएगा, एन बराबर जो होता है वो होता है क्या, स्मॉल डब्ल्यू बटे में स्मॉल एम होता है। हम ये लिख सकते हैं किसके जगह पे, एन की जगह पे, जहां पर ये क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, विलय का भार होता है, ठीक है, विलय का भार होता है, और ये एम क्या होता है, विलय का अणु भार होता है, ठीक है, विलय का अणु भार, ठीक है। अब कोई पूछे मोलों की संख्या क्या होता है, तो आप सिंपल बताइएगा, विलय के भार और विलय का अणु भार का जो अनुपात होता है ना, उसी को हम मोलों की संख्या कहते हैं। ये मोलों की संख्या है, क्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, सिंपल। अब बस इतना याद रख लेते, ये वाला मान ले चल के जब यहाँ रखेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, ये आप फार्मूला याद जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये मान रखने के बाद जो फार्मूला बन रहा है क्या बनेगा, एम बराबर, एन की जगह पर आप क्या रखेंगे, ये स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम बटे में बी, ठीक है। विलय का भार है, विलय का अणु भार है, और बी क्या है, आयतन। एक फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है,
यदि आयतन लीटर में ना हो, यदि आयतन लीटर में ना हो, लीटर में ना हो, यदि आयतन लीटर में ना हो तो फार्मूला क्या बनेगा, स्मॉल ये कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम बटे में भी इंटू में 1000 से हम हमेशा गुणा कर देंगे भाई। ये अपना फार्मूला ये भी है, ठीक है। अब अच्छे से देख ले, ये फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी है, ठीक है। तो आप लोग उतार ले, चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो होता है मूल ललता, और मूल ललता यहाँ पर खत्म हो जाएगा, फिर आगे चलेंगे हम लोग मूल प्रभास की तरफ। तब तक आप लोग ये उतार ले, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक है क्या है, मूल ललता, ठीक है। तो मूल ललता किसे कहते हैं, आपसे कोई पूछे मूल ललता किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बताइएगा कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, क्या बोलिएगा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की जो मोलों की संख्या होती है ना, वही मूल ललता कहलाती है। सिंपल क्या कहेंगे कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या ही मूल ललता कहलाती है, विलयन की मूल ललता कहलाती है। सिंपल। तो लिखते हैं फिर डिफिनीशन। आप क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम, ठीक है, क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, ये वर्ड आप जरूर यूज करेंगे, ठीक है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, ठीक है, विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मूल ललता कहलाती है भाई, ठीक है। मूल ललता कहलाती है। मूल ललता कहलाती है, सिंपल, ठीक है। ये आपका डिफिनीशन है। आगे क्या लिखेंगे, इसे किस चीज से डिनोट करते हैं, सिंपल लिख ले, मूल ललता को स्मॉल एम से लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं डायरेक्ट। आगे आ जाए, फार्मूला क्या बनेगा, तो मूल ललता बराबर होता है, मूल ललता बराबर, ठीक है, विलय की मोलों की संख्या, ठीक है, ये जरूर लिखेंगे, विलय की मोलों की संख्या बटे विलियन का, विलियन नहीं, यहां पर विलायक का भार, विलायक का भार किस में भाई, केजी में, कहें 1 किलोग्राम लिखा गया है, ठीक है, विलायक का भार केजी में, ठीक। इसका शॉर्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे स्मॉल एम बटे में एन, अब बटे में ये पूरा विलायक के भार को हम हमेशा कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं, ठीक है, केजी किलोग्राम में। तो आप ये फार्मूला लिख सकते हैं। यदि केजी में भार ना हो तो आप सिंपल 1000 से गुणा कीजिएगा, ठीक है। यदि केजी में भार ना हो, यदि केजी में भार ना हो तो फार्मूला क्या बनेगा, m इक्वल टू एन। अच्छा, n की जगह पे आप और एक चीज लिख सकते थे, बताए थे क्या, n की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉल w बटे स्मॉल m। ये क्या है, भार है विलय का भार, ये अणु भार है विलय का। तो आप सिंपल यही वाला फार्मूला यहाँ पर रख दो डायरेक्ट, स्मॉल w बटे स्मॉल m, अब बटे में यहाँ पे क्या है, कैपिटल W रहेगा, और इंटू में हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 से बाहर ये क्या भाग दे देंगे, ठीक है, गुणा कर देंगे हमें। तो ये पूरा मोललता खत्म हो गया, नॉर्मलता पढ़ लिए, मोलरता पढ़ लिए, मोललता पढ़ लिया और सांद्रता भी पढ़ लिए। आप लोग इतना कर लें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है क्या, मोल प्रभास, ठीक है। मोल प्रभास भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक तो भाई आप लोग क्लास 11th के पढ़ रहे थे टॉपिक, ठीक है। अब यहां से जो स्टार्ट होगा ना भाई,
ये क्लास 12 का रहेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देख लें। चलते हैं फिर मूल प्रभाज किसे कहते हैं, तब तक आप लोग उतार लें। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिस टॉपिक का नाम है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल प्रभाज या मूल अंश इसे हम कहते हैं, ठीक है। वीआईपी आप कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मूल अंश, मूल अंश या मूल प्रभाज। मूल अंश या मूल प्रभाज, सिंपल देखिए किसे कहते हैं। मूल अंश या मूल प्रभाज किसे कहते हैं, सिंपल चीज हम बताते हैं। मूल अंश या मूल प्रभाज किसे कहते हैं, हम फिगर के सारा फिगर हम समझाना चाहेंगे आप लोग को। जैसे सपोज करें कि यह हमारे पास एक पात्र है, ठीक है, छोटा सा पात्र है, हल्का सा, ठीक है। पात्र मतलब बर्तन, ठीक। ये अब हमारे सामने क्या है, पात्र है, ठीक है। इस पात्र में विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिले हुए, मतलब ये विलयन है, आई मीन इस विलयन है। इस पात्र में विलयन भरा हुआ है, क्या है इस पात्र में, क्या है, विलयन, विलयन। और विलयन जानते हैं कि विलय और विलायक मिले होंगे तभी क्या बना होगा, विलयन बना होगा। इसमें सोच लीजिए कि भिन्न प्रकार के पदार्थ मिला हो, जिसे हम Na कहते हैं या Nb कहते हैं, ठीक है, या Nc कहते हैं, ऐसे मान लें। ये भिन्न प्रकार के पदार्थ और सारी चीज मिलकर एक विलयन बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मूल प्रभाज क्या कहता है, मूल अंश या मूल प्रभाज एक ही नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट, समझने वाली बात है, आप लोग समझिएगा अच्छे से, ठीक है। ये सिंपल ये कहता है कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक की मूलों की संख्या, क्या कहेंगे, विलयन में, मतलब ये पूरे विलयन में उपस्थित किसी एक घटक, मतलब तीन चीजें विलयन में, बेसिकली आप लोग बहुत ज्यादा चीज यहाँ पे ले सकते हैं, 4 5 6 ऐसे कर सकते हैं। तो ए बी सी हम जिसको हम नाम दे दिए हैं, 3 लोग इसमें विलय हैं, मतलब विलयन बनाने में विलय है, घुले हुए पानी में, ठीक है। तो सिंपल देखिए क्या कहता है मूल अंश या मूल प्रभाज, कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक की मोलों की संख्या, n क्या है, मोलों की संख्या, ये Nb क्या है, B की मोलों की संख्या, Nc क्या है, C के मोलों की संख्या, ठीक है, सिंपल। तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्याओं का योग का अनुपात जो होता है ना, उसी को हम मूल अंश या मूल प्रभाज कहते हैं। सिंपल क्या कहेंगे, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की, जितनी घटक हैं उनमें उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या का योग, योग बोलिएगा, आई मीन सम का अनुपात जब हम लेंगे तो जो पदार्थ बनता है उसे मूल अंश या मूल प्रभाज कहते हैं। सिंपल। चलिए डिफिनेशन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, इस फिगर को देखते हुए क्या लिखेंगे, विलयन में उपस्थित, ठीक है, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक, ठीक है, किसी एक घटक की मोलों की संख्या, किसी एक घटक की मोलों की संख्या तथा, ठीक है, तथा वर्ड यूज करेंगे, तथा विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, उपस्थित सभी घटकों, ठीक है, घटकों की, क्या लिखेंगे, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के योग का अनुपात, योग का अनुपात, अनुपात मूल अंश, मूल अंश या मूल प्रभाज कहलाता है। मूल अंश या मूल प्रभाज कहलाता है। सिंपल। कहने का मतलब ये है कि मूल प्रभाज को हम भाई एक्स से डिनोट करते हैं, पहली बात लिख लें, इसके बाद फार्मूला। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे हम ए का
मूल प्रभाज निकाल रहे हैं, जैसे में हम एक घटक का मूल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो मूल प्रभाज क्या लिखेंगे, मूल प्रभाज ऑफ ए, ठीक है। ये जो हो जाएगा एन ए, मतलब ए की मूलों की संख्या ऊपर, अब बटे में जितने इसमें घटक उपस्थित है सभी का मूल प्रभाज, एन भी रहेगा, एन तो एन रहेगा प्लस सभी का योग, सभी को मूलों की संख्या का योग, एन एन बी प्लस एन सी, योग का अनुपात जो होता है ना वो होता है क्या, मूल प्रभाज। सिंपल ये होता है मूल प्रभाज। आया समझ, किसी एक घटक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या का योग का अनुपात बटे अनुपात क्या कहलाता है, मूल प्रभाज। यदि हम आपसे कह रहे हैं कि एनबी का मूल प्रभाज बता दें तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए इसके लिए मूल प्रभाज आप क्या लिखेंगे, मूल प्रभाज यदि हमें एक्स बी घटक बी का हमें मूल प्रभाज बताने तो एक्स बी लिखेंगे, मूल प्रभाज को एक्स से डिनोट करते हैं, इतनी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। एक्स बी सिंपल कैसे करेंगे, एक्स बी बराबर बी का निकाल रहे हैं तो बी वाला भाई ऊपर रहेंगे, अब बटे में सब का योग एन ए प्लस एन बी प्लस में एन सी, ये होता है मूल प्रभाज। आया समझ, आई मीन बातें समझ में आ गई। यदि हम एन सी निकालते हैं, सी का यदि निकालते हैं तो सी का मूल प्रभाज क्या बनेगा, एक्स सी बराबर क्या बनेगा यहाँ पर एन सी, मतलब एन सी का मतलब सी का मूलों की संख्या बटे में एन ए प्लस में मतलब सबका योग एन बी प्लस में एन सी, ये सी का मूल प्रभाज है। आई मीन मूल प्रभाज समझ में आया होगा, ठीक है। एन क्या है, इसमें मोलों की संख्या है, ठीक है। एन है विलयन ए की मोलों की संख्या, एन बी विलय बी की मोलों की संख्या है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से उतार लीजिए, यही मूलांश या मूल प्रभाज कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, तब तक आप लोग ये उतार लें। चलते हैं फिर मूल प्रभाज के फार्मूला की तरफ। इंपॉर्टेंट फार्मूला जो इसमें आते हैं, विलय के लिए मूल प्रभाज क्या होगा, विलायक के लिए क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला देख ले। इसमें दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, विलय और विलायक के लिए इसमें मूल प्रभाज पूछता है। तो विलय का मूल प्रभाज लिख लें, विलय का मूल प्रभाज, मूल प्रभाज विलय का मूल प्रभाज जो होता है इसको हम हमेशा किससे लिखते हैं, एक्स से लिखते हैं, याद रखिएगा। एक्स से बराबर होता है स्मॉल एन बटे में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये फार्मूला होता है। अच्छा एन एन क्या है, मोलों की संख्या है, ये विलय की मोलों की संख्या कैपिटल एन, स्मॉल एन विलय की मोलों की संख्या, कैपिटल एन विलायक की मोलों की संख्या। एक से क्या है, विलय का मूल प्रभाज, ठीक है, ये फार्मूला। अच्छा इसी को हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो एक्स ए बराबर हम लिख सकते हैं क्या, एन की जगह पे, याद रखें एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, मतलब विलय का भार बटे विलय का अणु भार, ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, बट जहां जहां स्मॉल एन होगा वहां पर स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल एम लिखेंगे, और जहां कैपिटल एन होगा वहां पर कैपिटल एम लिखेंगे, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एम। ये विलायक का भार है, ये विलायक का अणु भार है। सिंपल, आप ये चीज उतार लें। जहां पर कौन कौन क्या है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, स्मॉल डब्ल्यू विलय का भार है, ठीक है, विलय का भार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, नेक्स्ट स्मॉल एम विलय का अणु भार, अणु भार, और कैपिटल एम जो है, कैपिटल एम विलायक का अणु भार।